वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 11 नीलकंठ। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। पाठ को हमने रीड किया है, पाठ का सार पढ़ा था, उसको समझा था। इस वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। निबंध के प्रश्न, निबंध से संबंधित प्रश्न, भाषा की बात के प्रश्न, अनुमान और कल्पना के प्रश्न, ये सभी प्रश्न उत्तर हम आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार ये जानेंगे कि हमने इस पाठ में एक बार क्या पढ़ा था। कि देखो बच्चों, पाठ का नाम है नीलकंठ। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे आपने पाठ भी पढ़ा होगा, पिछली वीडियो देखी होगी, कि इसमें जो लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा जी, वो एक चिड़ियाघर से मोर और मोरनी के बच्चे लेकर आई हैं। और सभी घर वालों ने देखकर ये कहा कि ये तो मोर के नहीं बल्कि तीतर के बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही वो मोर मोरनी के बच्चे बड़े होते जा रहे थे, वो बिल्कुल एक सुंदर मोर मोरनी की तरह बन गए थे। मोर ज़्यादा सुंदर था, मोरनी इतनी सुंदर नहीं थी। मोर का जो कंठ है, जो उसकी गर्दन है, वो नीली और हरी थी, तो इसी के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और जो मोरनी है वो हमेशा नीलकंठ के साथ उसकी छाया की तरह रहती थी, तो मोरनी का नाम उन्होंने राधा रख दिया था। अब एक बार फिर ऐसे ही वो मोर मोरनी इकट्ठे रहते थे, और फिर एक बार क्या हुआ, लेखिका को किसी कारण से दोबारा फिर चिड़ियाघर जाना पड़ा। वो वहाँ से उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मोरनी के पंजे टूटे हुए हैं, तो उन्होंने वो मोरनी खरीद ली और उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की। जल्दी ही वो मोरनी लड़खड़ाकर चलने लगी। जैसे ही वो लड़खड़ाकर चलने लगी, उसका नाम क्या रखा था बच्चों? कुब्जा। इसका क्या नाम रखा गया था? कुब्जा नाम रखा गया था। और उसे भी पिंजरे में, यानी कि जाली घर में अन्य पशु पक्षियों के साथ छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसका नाम था, उसका काम भी वैसा ही निकला, उसका स्वभाव भी वैसा ही निकला। वो नीलकंठ और राधा के बीच में आने लगी, उन्हें साथ में नहीं रहने देती थी। और तो और उसने राधा के पंख भी तोड़ दिए थे, और वो नीलकंठ और राधा को एक दूसरे से अलग करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जो नीलकंठ है वो मर गया, और राधा नीलकंठ के इंतज़ार में एक कोने में बैठी रहती। वो नीलकंठ के आने का इंतज़ार करती रहती। यहीं जो कुब्जा थी, एक दिन महादेवी वर्मा, यानी कि जो हमारी लेखिका है, उनकी जो कुतिया थी, उनको उन्होंने चोंच मारी। लेकिन कुतिया ने वापस उसकी गर्दन पर अपने दांतों के निशान मारे, दांतों से हमला किया। और उसी के साथ क्या हुआ, जो वो कुब्जा थी वो भी मर गई और नीलकंठ भी मर गया। लेकिन जो हमारी वो राधा थी, वो राधा हमेशा नीलकंठ के इंतज़ार में ही बैठी रही। ये बच्चों हमने सारी बातें पाठ में पढ़ी थी, ये हमारा पाठ था। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बच्चों निबंध से संबंधित प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? यानी कि जो मोर और मोरनी थी बेटा, उनका मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया? उनके नाम किसके आधार पर, क्यों यही नाम रखे गए? उन्होंने और कुछ नाम क्यों नहीं रखा? चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोर की गर्दन कैसी थी? नीली थी। तो मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी सदा मोर के आसपास घूमती रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। तो वो मोर के आसपास, उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, तो इसलिए उसका नाम राधा रख दिया। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर, और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? अब देखो, जो लेखिका ने जाली का एक बड़ा सा घर बना रखा था, वो उसी जाली के घर में सभी पशु पक्षियों को रखती थी।
तो उस जाली घर में जाने के बाद जो मोर के बच्चों का स्वागत कैसे हुआ, चलिए प्यारे बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। देखो बेटा, जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों के पहुंचते ही वहाँ हलचल मच गई। यानी कि मोर के बच्चों के वहाँ जाने से हलचल मच गई। अन्य जीवों को वैसा ही कौतूहल हुआ जैसा नववधू के आगमन पर परिवार के बाकी सदस्यों को होता है। देखो इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि जब जाली के बड़े घर में मोर के बच्चे पहुँचे तो वहाँ एकदम से हलचल मच गई, शोर शराबा हो गया। अन्य जीवों को जो यानी कि वहाँ पर जो और भी पशु पक्षियाँ रहते थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जब किसी घर में नई बहू आती है, नई दुल्हन के आने पर बाकी सदस्यों को महसूस होता है, जो बाकी सदस्यों को लगता है, ऐसा ही अन्य जीवों को भी लग रहा था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं करने लगे। और जो वहाँ पर लक्का कबूतर है वो सब वहाँ पर नाच रहे थे, तो वो अपना नाच को छोड़कर उन्होंने नाचना छोड़ दिया और दौड़कर उनकी तरफ गए और उनके चारों तरफ घूमकर गुटरगू, चारों तरफ गुटरगू करते रहे और उनके चारों तरफ घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें परखने लगे और जो खरगोश है वो लाइन में बैठकर, कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे, परखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे और जो छोटे खरगोश थे वो उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे, उछलने कूदने लगे। तोते मानो सही निरीक्षण के लिए एक आँख बंद करके उन्हें देखने लगे और तोते सही निरीक्षण करने के लिए, सही परख करने के लिए एक आँख बंद करके उन्हें देखने लगे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि जब मोर के बच्चे जाली के बड़े से घर में पहुँचे तो उनका स्वागत कैसे हुआ। जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों के पहुँचते ही वहाँ हलचल मच गई। अन्य जीवों को वैसा ही कौतूहल हुआ, ऐसा ही उत्साह हुआ जैसे नववधू यानी कि नई बहू के यानी कि नई दुल्हन के घर में आने पर अन्य सदस्यों को लगता है। यानी कि उन्होंने ऐसे ही खुशी मनाई, जब हमारे घर में नई बहू आती है हम खुशी मनाते हैं। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके पास दौड़कर गया और उनके चारों तरफ गुटरगू करके घूमने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव से लाइन में बैठकर उन्हें परखने लगे, समझने लगे, देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो सही निरीक्षण के लिए एक आँख बंद करके उन्हें देख रहे थे। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। यानी कि लेखिका को नीलकंठ यानी कि मोर सी कौन सी चेष्टाएं, कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें, कौन सी अच्छाई बहुत भाती थी, यानी कि बहुत अच्छी लगती थी। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। देखो जब नीलकंठ है जो यानी कि वो मोर है, वो अपनी गर्दन को ऊंची करके देखता था, तो वो भी लेखिका को बहुत पसंद था। विशेष भंगिमा के साथ यानी कि अलग ही तरह से उसे नीची कर यानी कि अपनी गर्दन को नीचा करके दाना चुगता और पानी पीता, वो भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। और गर्दन अपनी टेढ़ी करके जब वो शब्द सुनना, उसे उनकी ये सारी बातें, उसकी ये सारे कार्य, उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती थी। इनके अतिरिक्त और इनके अलावा पंखों को फैलाकर उसका नृत्य करना भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। जब मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता था, नृत्य करता था, लेखिका को वो भी बहुत अच्छा लगता था।
ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। लेखिका को नीलकंठ की कुछ ऐसी चेष्टाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी लगती थी। एक है जब जो मोर है, जो नीलकंठ है, वो अपनी गर्दन ऊंची करके देखता है, विशेष भंगिमा के साथ, यानी कि अलग ही तरीके के साथ फिर अपनी गर्दन को नीची करके दाना चुगता और पानी पीता है और गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनता है। तो ये सारी चीज़ें लेखिका को बहुत अधिक पसंद थी। इनके अतिरिक्त, यानी कि इनके अलावा पंखों को फैलाकर जब वो नृत्य करता था तो लेखिका को ये भी बहुत अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 4 पर। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा? देखो, हमें एक वाक्य दिया गया बच्चों, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य नीलकंठ और राधा के प्रेम और आनंद भरे जीवन में कुब्जा के आगमन की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि जो हमारा ये वाक्य है, नीलकंठ और राधा के बीच जो प्रेम था, उनका आनंद भरा और सुखों से भरा हुआ जो जीवन था, उसमें कुब्जा तब आई है, इस बात की ओर संकेत कर, यानी कि इस आनंदोत्सव, यानी कि आनंद का जो जीवन चल रहा था, उसमें बेमेल स्वर, यानी कि जिस स्वर का कोई मेल नहीं है, वो कैसे बज उठा? तो इसमें हमें यही बताना चाह रहे हैं, जो नीलकंठ और राधा के बीच जो प्रेम है, उनका जो सुखों का जीवन है, आनंद का जीवन है, उसमें कुब्जा के आने की ओर संकेत कर रहा है। नीलकंठ और राधा खुशी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे कि कुब्जा ने आकर उनके जीवन की सारी प्रसन्नता का अंत कर दिया। देखो बच्चों, जो नीलकंठ और राधा खुशी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, अपना समय बिता रहे थे, तो कुब्जा के आने पर उनके जो जीवन की सारी खुशियां हैं, उनका जो सुखों का जीवन है, उन सब का अंत कर दिया, उनकी खुशियों को छीन लिया, उनकी खुशियों को समाप्त कर दिया। वह, यानी कि कुब्जा, उन दोनों को कभी साथ नहीं रहने देती थी, यानी कि कुब्जा नीलकंठ और राधा को कभी साथ नहीं रहने देती थी। राधा को नीलकंठ के साथ देखकर वह उसे चोंच से मारने दौड़ती, और जैसे ही राधा नीलकंठ एक साथ होते थे, वह राधा को चोंच से मारने के लिए दौड़ती। वह किसी अन्य जीव को भी नीलकंठ के पास नहीं जाने देती थी, और वह राधा को तो छोड़ो, किसी दूसरे जीव को भी, किसी दूसरे पक्षी को भी नीलकंठ के पास नहीं जाने देती थी, उसे अपनी चोंच से मारती थी। वह चाहती थी कि नीलकंठ केवल उसके साथ रहे और नीलकंठ उससे दूर भागता रहता था, और वो यह चाहती थी कि नीलकंठ हमेशा उसी के साथ रहे, उसी के पास रहे, लेकिन नीलकंठ भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था, वो भी उससे दूर भागता था। कुब्जा ने उसके शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ के जीवन का ही अंत हो गया, और कुब्जा ने कभी उन्हें शांति से, प्रेम से रहने ही नहीं दिया। उनके जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया, ऐसी परेशानियां खड़ी की कि बेचारे नीलकंठ तो मर ही गया, उसके जीवन का तो अंत ही हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि जो राधा और नीलकंठ का जो सुखों का जीवन व्यतीत हो रहा था, आनंद का जीवन चल रहा था,
उसमें कुब्जा के आने की ओर संकेत कर रहा है। जो नीलकंठ और राधा खुशी खुशी से, प्रसन्नता से, प्यार से अपना जीवन गुजार रहे थे, अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन कुब्जा के आने पर कुब्जा ने आकर उनकी सारी खुशियाँ, उनको सारा सुखों का जीवन खराब कर दिया, अंत कर दिया। वह उन दोनों को कभी साथ में नहीं रहने देती थी, वह उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देती थी। जैसे ही राधा नीलकंठ के साथ होती, नीलकंठ के पास होती, तभी कुब्जा उसे अपनी चोंच से मारने के लिए दौड़ती। वह किसी दूसरे जीव को भी, यानी कि किसी दूसरे पशु पक्षी को भी उसके पास, यानी कि नीलकंठ के पास नहीं जाने देती थी। वह चाहती थी कि नीलकंठ हमेशा उसके साथ रहे, उसके पास रहे, लेकिन नीलकंठ भी हमेशा उससे दूर भागता रहता था। कुब्जा ने उसके शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ के जीवन का ही अंत हो गया, और कुब्जा ने ऐसा हड़कंप मचाया, ऐसी परेशानियां खड़ी की कि नीलकंठ का तो जीवन ही अंत हो गया, नीलकंठ की तो मृत्यु ही हो गई। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब करेंगे बच्चों हम प्रश्न नंबर 5, और हमारा प्रश्न नंबर 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। जब बसंत ऋतु होती थी, जब बसंत का मौसम होता था, तो नीलकंठ जाली घर में बंद रहना उनके लिए असहनीय, मतलब सहन न होने वाला, मुश्किल क्यों हो जाता था। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। नीलकंठ को फलों के वृक्ष से अधिक फूलों से लदे नए पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। अब देखो, नीलकंठ को फलों के जो वृक्ष होते थे और जो फूलों से लदे नए पत्ते होते थे, वो वाले वृक्ष, वो वाले पेड़ उसे बहुत अच्छे लगे, यानी कि उसके फल, नए फूल, ये सारी चीज़ें नीलकंठ को बहुत पसंद थी। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजिलों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह अब इतना अस्थिर और बेचैन हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। लेकिन जब वसंत ऋतु में जब आम के पेड़ों पर सुनहली हल्की हल्की से फूल खिलते हैं, डालियाँ निकलती हैं, और जो अशोक नए नए तरह के फूल आते हैं, पत्ते उगते हैं, तब जाली घर में रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था, और वह जाली घर में इतना बेचैन हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे कि नीलकंठ को फलों से लदे हुए वृक्ष, फूलों से लदे हुए पत्ते बहुत अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में जब आम के पेड़ पर सुनहली मंजरियाँ आती थी, नए नए फूल आते थे, नए नए पत्ते निकलते थे, तो इस मौसम में नीलकंठ के लिए बंद होकर रहना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था। लेकिन वो जाली घर में इतना बेचैन रहता था कि उसे बाहर निकालना पड़ता था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 6। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। देखो बच्चों कि जब सभी जीव जाली घर में रह रहे थे तो वो एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, लेकिन कुब्जा किसी की भी दोस्त क्यों नहीं बनी, उसने किसी के साथ भी दोस्ती क्यों नहीं की, ऐसा क्यों नहीं हुआ। चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे कि बच्चों देखो, जाली घर में सभी जीवों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, सभी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, पर कुब्जा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो किसी से दोस्ती करना नहीं चाहती थी, वो किसी को भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहती थी। वह सबसे लड़ाई करती रहती थी, सबके साथ लड़ती रहती थी। उसे केवल
नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वो केवल नीलकंठ के साथ ही दोस्ती करना चाहती थी और उसके साथ ही रहना उसे पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी और वह नीलकंठ के पास किसी दूसरे पशु पक्षी को, जीव को नहीं जाने देती थी। उसके पास, नीलकंठ के पास राधा को भी नहीं आने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही अगर कोई भी नीलकंठ के पास होता, कोई भी नीलकंठ के पास जाता तो वह उसे चोंच मारना शुरू कर देती थी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, सभी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, पर कुब्जा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी, वो किसी से दोस्ती करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी, यानी कि सभी जीवों से, सभी पशु पक्षियों से लड़ाई करती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था, वो नीलकंठ से ही दोस्ती करना चाहती थी। वह किसी और को उसके पास नहीं जाने देती थी और किसी को उसके साथ देखती, यानी कि जब भी कोई नीलकंठ के पास होता तो वह उसे चोंच से मारना शुरू कर देती थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो हम प्रश्न जानेंगे कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को, जब सांप ने अपने मुंह में खरगोश के बच्चे को ले लिया था तो नीलकंठ ने उसे कैसे बचाया। इस घटना पर आप नीलकंठ के स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में हमें बताओ, उसका वर्णन करो। चलिए बच्चों, हम उत्तर पढ़कर जानेंगे कि नीलकंठ के स्वभाव के बारे में क्या बताया गया है। सांप ने शिशु खरगोश के शरीर का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था, यानी कि सांप ने जो खरगोश का बच्चा था, यानी कि जो छोटा खरगोश था, उसके शरीर के पिछले हिस्से को अपने मुंह में दबा लिया था। खरगोश चींची करता हुआ चीख रहा था और खरगोश चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था और जो नीलकंठ है यानी कि मोर है, वो ऊपर झूले में सो रहा था। खरगोश की आवाज़ सुनकर एक झटके में वह नीचे आ गया और जैसे ही उसने खरगोश के चींची की आवाज़ सुनी, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो वह एक झटके में यानी कि अचानक से तभी नीचे आ गया। अपनी सहज चेतना से ही वह समझ गया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। अगर सांप के फन पर अगर मैंने चोंच मारी तो वो खरगोश घायल हो सकता है। इसलिए उसने अपने सांप के फन के पास पंजे से दबाया और फिर चोंच से इतना मारा कि वह अधमरा हो गया, यानी कि उसे बिल्कुल होश ही नहीं रहा। खरगोश उसके पंजे से छूट तो गया पर बेसुध सा वहीं पड़ा रहा। इनके खरगोश उसके पंजे से छूट तो गया लेकिन वह वहीं पर बेहोश होकर, बेसुध होकर पड़ा रहा। सांप का काम तमाम कर, यानी कि सांप को मारकर सांप का काम ख़त्म करके नीलकंठ खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे उसे उछलता रहा, यानी कि उसे गर्मी देता रहा और खरगोश की जान बचाई। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है। वह वीर था, साहसी था, उसमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी, यानी कि मानवीय भावनाएं भी मौजूद थी। अपने साथियों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का ख्याल भी था। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 7 और इसी से हमारे निबंध से संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आगे हम करेंगे निबंध से आगे के प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं,
जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। देखो बच्चों, यह पाठ सिर्फ एक रेखा चित्र है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जानकारी प्राप्त करके और अन्य चित्रों को पढ़िए। देखो, रेखा चित्र किसी के जीवन के मुख्य मुख्य अंगों को प्रस्तुत करती है, यानी कि किसी के भी जीवन के बारे में बताती हैं। उसको कोई एक कहानी नहीं होती, वर्ण संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता। उसमें सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि उसके पूरे जीवन की छोटी बड़ी, यानी कि कभी छोटी कभी घटनी, छोटी मोटी घटनाओं के बारे में बताया जाता है। रेखा चित्र में भावात्मक और भावना होती है और संवेदना होती है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अन्य रेखा चित्र पुस्तकालय से लेकर पढ़ी, यानी कि जो महादेवी वर्मा का हमने एक तो ये पाठ पढ़ा है, अगर आप उसका कोई और अन्य रेखा चित्र पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तकालय से बुक लीजिए, पुस्तक लीजिए और उसमें पढ़ लीजिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। देखो, जब वर्षा ऋतु में आसमान में बादल आते हैं और जो मोर है वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, खुश होते हैं, तो यह मोहक नृत्य देखने का प्रयास कीजिए। अभयारण्य में इस तरह के दृश्य देखे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3। पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या फिर गीत को खोज कर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित, यानी कि वर्षा ऋतु से और मोर के नाचने से संबंधित हो। चलिए बच्चों, अब नीचे हमें कविता दी गई है, हम इसको पढ़ते हैं। काले काले बादल आए, पूरे नव पर आ छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर गड़गड़ करते झमझम झमझम जल बरसाएं। नाचे मोर पपीहा, बोले टर्टर मेंढक भी डोले, हरी हुई पेड़ों की डाले, आओ इन पर झूला झूले। घर आंगन में गली गली में मिलकर हम सब खूब नहाएं, कागज़ की अपनी नौका को जल में तैराएं, खुशी मनाएं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारी किससे जुड़ी हुई है, वर्षा ऋतु से हैं। देखो, काले काले बादल आए हैं, यानी कि काले काले बादल हमारे पूरे आकाश में, पूरे नभ में छा गए हैं। उमड़ उमड़ कर गड़गड़ करते, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो गरजते हुए फिर उन्होंने क्या क्या छम छम करके वो बरसने लग गए। फिर मोर नाचने लगे, पपीहे भी नाचने लगे और मेंढक भी टर टर करके अपने घोंसले, उसके बाहर निकल आए हैं। जब पेड़ों की डालियां हैं वो भी हरी हो गई हैं, चलो उन पेड़ों की हरी हरी डालियों पर झूला झूलते हैं। और हर घर के आंगन में और गली गली में हम मिलकर नहाएंगे, और जब गलियों में पानी भरेगा तो अपनी कागज़ की नौका बनाकर, यानी कि नाव बनाकर उसमें तैराएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे निबंध से आगे के प्रश्न। अब है आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं। निबंध में आपने जो हमें आगे पंक्तियाँ दी गई हैं कि ये हमने निबंध में पढ़ी हैं। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसे पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा को चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यह पाठ हमने कहाँ पढ़ी थी, पाठ में। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, इसके आधार पर कल्पना कीजिए कि लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या समानता है, यानी कि जो मोर के पंख हैं और जो गंगा की लहरें हैं उनमें क्या क्या समानताएं बताई गई हैं, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठता है। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं।
लेखिका ने जब मोर को गंगा की धाराओं में प्रवाहित किया, यानी कि जब नीलकंठ है जो मोर है उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जब लेखिका ने मोर को गंगा में उसे प्रवाहित किया तब उसकी लंबी पूंछ के पंख गीले होकर गंगा की धारा पर फैल गए होंगे, यानी कि जो गंगा की धारा के साथ वो ऊपर नीचे बहाव के साथ बह गए होंगे। उन मोर पंखी को कि चंद्राओं की परछाइयाँ गंगा की जलधारा पर दिखाई देती होंगी और आगे बढ़ती हुई लहरों में भी प्रतिबिंब द्विगुणित होते जाते होंगे, यानी कि जैसे गंगा की लहरें ऊपर उठती हैं नीचे बैठती हैं तो ऐसे ही मोर के पंख भी लहरों में प्रतिबिंब बनकर दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार गंगा का जो चौड़ा वाला पार्ट है किसी विशाल मयूर पंख की भांति दिख रहा होगा। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिड़कन का आभास होता होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। चलिए बच्चों, नीलकंठ अपने इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचता था, यानी कि जो नीलकंठ है मोर है वो अपने इंद्रधनुष जैसे पंखों को फैलाकर नाचता था। उसके नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था, यानी कि जब वो नृत्य करता था तो एक अलग ही तरह का ताल होता था। आगे पीछे दाएं बाएं उसके घूमने में भी एक क्रम रहता था। जैसे वो कभी अपने पंख को आगे पीछे दाएं बाएं करता था तो उसके घूमने में भी हमें एक क्रम एक नियम दिखाई देता था। वह बीच बीच में एक निश्चित अंतराल पर थम भी जाता था, यानी कि बीच बीच में वो रुकता था, कभी दाएं घूमता था कभी बाएं घूमता है। वर्षा होने पर तीव्र गति में उसके नाचने के साथ उसकी केका की ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। जब वर्षा का मौसम होता है, वर्षा आने पर बारिश आने पर जब तीव्र गति में वो नृत्य करता है तो उसकी जो केका की आवाज़ है, जो केका की ध्वनि है वो भी सुनाई देती रहती थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। चलिए बेटा हम अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को हम एक बार फिर से समझेंगे कि जब लेखिका ने अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई, जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया, जब पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तिरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या समानताएं हैं। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। लेखिका ने जब मोर को गंगा की धारा में प्रवाहित किया होगा तो उसकी जो लंबी पूंछ के पंख है वो गीले होकर गंगा की धारा पर फैल गए होंगे। उन मोर पंखों की चंद्रिकाओं की परछाई गंगा की जल धारा पर दिखाई देती होगी और जो बढ़ती हुई लहरों में बिंबित है वो दोगुने होते जाते होंगे और इस प्रकार गंगा का चौड़ा पाट किसी विशाल मयूर पंख की भांति दिखाई देता होगा। गंगा की लहरों के हिलने ढुलने में मोर के पंखों की थिड़कन का आभास होता है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र बताएं। नीलकंठ अपने इंद्रधनुषी जैसे पंखों को फैलाकर जब नाचता है उसके नृत्य में एक अलग सा ताल लय दिखाई देता है। दाएं बाएं आगे पीछे तब वो घूमता है तो उसमें भी एक क्रम दिखाई देता है तथा वह बीच बीच में एक निश्चित अंतराल पर रुक भी जाता था और बारिश होने पर तीव्र गति में उसके नृत्य के साथ उसकी केका ध्वनि भी सुनाई देती है। ये थे बच्चों हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। अब है आगे भाषा की बात के प्रश्न और उनमें हमारा पहला प्रश्न है, शब्द रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप,
बहुरूप। अब देखो रूप है ना, सबके लास्ट में, सबके पीछे पीछे क्या आ रहा है बच्चों, रूप आ रहा है। कुरूप में रूप, स्वरूप में रूप, बहुरूप में रूप, यानी कि रूप से हमने आदि शब्द बनाए हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। देखो आपको गंध, रंग, फल, ज्ञान, आपको ये ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे शब्द बनाने। सबसे पहले हम चलेंगे गंध, गंधहीन, सुगंध, दुर्गंध, ऐसे हम और भी अन्य शब्द बना सकते हैं। आगे है बच्चों रंग, रंगहीन, रंगीला, रंगीन, बदरंग, यानी कि सब में क्या आ रहा है, रंग आ रहा है। तो इन सब से हम और भी कई अन्य बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। आगे है बच्चों फलहीन, फलहीन, फल से हम क्या बनाएंगे, फलहीन, फलदार, सफल, निष्फल, ऐसे हम और भी बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। ज्ञान, नहीन, ज्ञानहीन, नहीन नहीं बच्चों, यहाँ पे ज्ञानहीन आएगा। ज्ञानहीन, ज्ञानवान, विज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी, ऐसे हम ज्ञान से और भी बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। विस्मयाभिभूत, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत, विस्मय और अभिभूत, इन दो शब्दों के योग से, इन दो शब्दों के जोड़ से बनाया है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत और अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है, ये सब वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसकी क के पीछे क ऐसे बोलते रहेंगे तो इसके आखिरी में क्या, कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अ की आवाज़ आ रही है। यानी कि व्यंजन में हम स्वरों के ध्वनि को देख सकते हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के साथ भी जुड़ने से आकार की मात्रा लग, जैसे कि मंडल प्लस आकार, मंडलाकार, की संधि करने पर, तोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है। मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर, यानी कि तोड़ने पर मंडल प्लस आकार दोनों अलग हो जाते हैं। तो नीचे दिए गयों में संधि विग्रह कीजिए। देखो बच्चों, नील प्लस आब, नव प्लस आगंतुक, इनको तो हमें क्या करना है, संधि, इनकी तो हमें संधि करनी है और नीचे दिए गए शब्दों को हमें अलग करके निकला। सबसे पहले तो है नील प्लस आब, नीलाब, क्या बन जाएगा, नीलाब। नव प्लस आगंतुक, नवागंतुक, ये थी हमारी संधि। लेकिन आगे हमें इनको क्या करना है, विग्रह करना है, इनको अलग करके लिखना है, इनको तोड़ के लिखना है। सिंहासन, सिंह प्लस आसन, मेघाछन, मेघ प्लस आछन, तो ऐसे हम संधि करते हैं और संधि की विग्रह करते हैं, यानी कि इनको अलग करते हैं। ये थे हमारे भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों में दूसरा प्रश्न। और इसी के साथ बच्चों हमारे ये प्रश्न भी समाप्त होते हैं और हमारा ये पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ में बच्चों नहीं आती, कोई भी चीज़ में डाउट रहता है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उसे हम अगली वीडियो में क्लियर कर सके, उसको अच्छे से समझ सके, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे, उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।